नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और मैं हूं अनुराग। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। आज हम उनसे जानेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स के नियम किस तरह के हैं, आप कितने मकान रख सकते हैं, होम लोन पर क्या क्या टैक्स के फायदे मिलते हैं, अगर मकान किराए पर दिया गया है या फिर बेचना चाहते हैं तो टैक्स कैसे देना होगा। तो साथ ही जानेंगे कि नए और पुराने टैक्स सिस्टम में क्या फर्क है और किसका फायदा ज्यादा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे शो के दौरान, क्योंकि बलवंत जैन से हम आज कई सारे अहम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उस पे टैक्स के नियम किस तरह से लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी आज हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। हाँ बलवंत जी, अभी अभी हमारे एक असाइनमेंट के सहयोगी थे, उनके द्वारा पूछा गया कि मैं घर बेचकर, दो घर है उनके पास और एक घर वो बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि क्या मुझे टैक्स देना होगा। तो ये एक कॉमन सवाल है, क्योंकि भारत के अंदर लोग घर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर किस तरह से टैक्सेशन होता है और कितने घर अगर आपके पास है तो कोई टैक्स नहीं देना है। देखिए, ऐसा है अनुराग जी कि आप घर कभी भी बेचते हैं, घर आपकी कैपिटल असेट माना जाता है और कोई भी कैपिटल असेट बेचने पे अगर आपकी कॉस्ट से अगर आपको ज़्यादा पैसा आता है तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपने असेट जो घर है वो 2 साल से ज़्यादा रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाता है, 2 साल से कम रखा है तो शॉर्ट टर्म असेट माना जाता है और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, वो आपकी रेगुलर इनकम में ऐड होता है और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर 2 साल बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाती है और उस पर जो टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आज की तारीख में वो 12.5% का रेट है। परंतु अगर आपने लैंड या बिल्डिंग 23 जुलाई 2023 के पहले खरीदी है और अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का टैक्स भरिए या इंडेक्सेशन करके 20% का टैक्स भरिए। तो यह तो टैक्सेशन हो गया आपका जो प्रॉपर्टी आप कभी भी बेचते हैं, भले आप एक प्रॉपर्टी रखो या 10 प्रॉपर्टी रखो, कोई भी प्रॉपर्टी आप जब भी बेचेंगे उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बार के बजट में एक कुछ ऐलान किया गया था जहां पर जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है वो 2 तक रख सकते हैं, तो कितने घर आदमी रख सकता है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने घर रख सकते हैं या कितने घर ओन कर सकते हैं। परंतु एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रॉपर्टी है वो अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकता है। और अगर 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो वो जो टैक्स पेयर है उसको चूज करना है कि उसको कौन सी 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बतानी है और बाकी की प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड जरूरी नहीं कि आप ही रह रहे हैं उसमें आपके रिलेटिव भी, आपके पेरेंट्स रह सकते हैं, आपके सिबलिंग्स रह सकते हैं जिस पे आपको रेंट नहीं मिलता है, तो वो ऐसा माना जाता है कि जैसे किराए पे दी हुई है और बाकी जो भी प्रोविजन है वो एज इफ कि किराए पे दी हुई है माना जाता है। इसके अलावा आप 54F का जो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, मतलब रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कोई भी कैपिटल असेट बेचते हैं और कोई आप कोई रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं तो यह 54 का एग्जम्पशन आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास में जो घर ले रहे हैं या जो बनवा रहे हैं इसके अलावा एक घर से ज़्यादा घर नहीं हो। अगर किसी के पास ऑलरेडी 2 मकान है और जैसे आप शेयर्स वगैरह बेच रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आप 54 का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आप 54 का एग्जम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप आज की तारीख में ही आपके पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस है। से समझना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि 2 घर तक तो रख सकते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 5 घर है, उसके खुद के नाम पे है 5 घर, उसने अपनी जीवन भर की पूंजी कमाई के बाद ही उसे खरीदे हैं, पुश्तैनी नहीं मिले हैं,
तो उसकी फिर टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि प्रॉपर्टी भले आपकी कमाई से खरीदी हो या आपको उत्तराधिकार में मिली हो, उसकी टैक्सेबिलिटी ऐसा है कि अगर वो घर किराए पे दिए हैं तो जो किराया है वो रेंटल इनकम के टैक्सेशन के प्रोविज़न है, उस हिसाब से टैक्सेबल होगी। अगर परंतु आप जैसे कह रहे हैं कि 5 मकान है और पांचों मकान अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए है, आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं और जिसमें से किसी में भी आपको कोई किराया नहीं मिलता है, तो फिर आपको 5 घर में से 2 घर चुनने होंगे जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं, और बाकी जो 3 घर है वो यह माना जाएगा कि आपने उनको किराए पे उठवा दिया है, और जो मार्केट रेट है, मतलब नोशनल रेंट है, भले आपको किराया नहीं मिला है परंतु आपको जो नोशनल रेंट है वो इनकम टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ेगा। और एक बात और अनुराग जी मैं बता दूं आपको कि ये नोशनल रेंट नॉमिनल रेंट नहीं है। नोशनल रेंट मतलब आपको नहीं मिला है तो भी आपको अपनी इनकम में बताना है और वो मार्केट रेट से आपको बताना पड़ेगा। परंतु जैसे आपके पास 5 मकान है और आपको कोई कंपनी ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है और आपने 5 मकान अगर किराए पे दे दिए हैं, तो वो 5 मकान से जो किराए की आपको इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। उस पर जो डिडक्शंस अलाउड है वो क्लेम करने के बाद में। हाँ, लेकिन अगर मैंने किराए पे नहीं दिए हैं तो 2 मकान तक तो मुझे छूट मिल जाएगी और बाकी 3 मकान का जो मार्केट रेट है वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। मार्केट मतलब कितना किराया उस प्रॉपर्टी का आ सकता है वो आपको अपनी रेंट, भले आपके हाथ में एक पैसा नहीं आया पर आपको रेंटल इनकम बताना पड़ेगा और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसमें दोनों आपसे समझना चाहूँगा किस तरह से इसकी टैक्स लायबिलिटी कम की जा सकती है, और अगर मैं घर बेचता भी हूँ तो वहाँ पे मैं कैपिटल गेन कैसे कम कर सकता हूँ? देखिए ऐसा है कि अगर आप 2 से ज़्यादा घर अगर अपने लिए रखते हैं खुद के ऑक्यूपेशन के लिए, तो उसको टैक्स लायबिलिटी कम करने का तो एक रास्ता है कि जिस मकान का किराया ज़्यादा आने वाला है वो 2 मकान आप है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड बता दो, और बाकी जो है वो आप डिक्लेयर कर दो कि इसको आप डीम टू हैव बीन लेट आउट माना जा सकता है। ये तो बात हो गई आपके किराए पे, मतलब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड 5 घर है हो गए, उस पर कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। दूसरा, जो आप प्रॉपर्टी बेचते हैं उस पर टैक्स बचाने के लिए आपके पास में अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है वो कैपिटल गेन दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में निवेश करना पड़ेगा, और उसमें अभी चूंकि इंडेक्सेशन निकल गया है तो आपको जितना डिफरेंस है वो पूरा का पूरा पैसा निवेश करना पड़ेगा। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो एग्जम्पशन है वो सेक्शन 54F में मिलती है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो एग्जम्पशन है वो सेक्शन 54 में मिलती है, जहाँ पे आपको सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, तो आपको जितना पैसा आया है वो पूरा का पूरा निवेश करना पड़ेगा आपको दूसरे रेसिडेंशियल हाउस में। इसके अलावा एक और आपके पास में एवेन्यू है टैक्स बचाने का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने का। यह मैं बता दूं कि आप टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही बचा सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल के पहले बेची है तो आपको टैक्स बचाने का कोई एवेन्यू नहीं है, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो मैं जो दूसरा एवेन्यू बता रहा था आपको टैक्स बचाने का, वो सेक्शन 54EC के बॉन्ड्स आप ले सकते हैं, जिसमें आप भले आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचो, आपको कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश करना है। 1 साल में मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, लैंड हो सकती है, और ये बॉन्ड आपको 6 महीने के भीतर खरीदने पड़ते हैं। जहाँ तक जो 54 और 54F के घर खरीदने का सवाल है, मतलब घर खरीद के एग्जम्पशन क्लेम करने का सवाल है, तो आपको वो घर 2 साल के भीतर खरीदना है। अगर आप बनवा रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन बुक कर रहे हैं तो आपको 3 साल का टाइम है, 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपने प्रॉपर्टी असेट बेचने के 1 साल के भीतर कोई रेसिडेंशियल हाउस लिया है तो भी आप ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और जो पैसा आप जैसे 54 में आपको कैपिटल गेन निवेश करना है, 54F में आपको पूरा कंसिडरेशन आया वो निवेश करना है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक अगर आप वो निवेश नहीं कर पाते हैं तो वो जो अनयूटिलाइज्ड मनी है वो कैपिटल गेन
अकाउंट स्कीम के तहत बैंक में जमा कराना पड़ेगा पैसा, और वो वहाँ से पैसा आप अपने जो डेवलपर को या सेलर को पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति वापस घर नहीं खरीद रहा है तो आप मानेंगे कि वो बॉन्ड खरीद ले सबसे बेटर है, और कितना इंटरेस्ट मिलता है उन बॉन्ड में? नहीं, देखिए ऐसा है अनुराग जी की बॉन्ड आप सिर्फ साल में 50 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकते हैं, मतलब एक साल के कैपिटल गेन बचाने के लिए, या एक साल में निवेश 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। और जो बॉन्ड जो है वो 5 साल की अवधि के लिए इश्यू होते हैं, और 5.25% का फिलहाल जो है वो इंटरेस्ट का रेट है, और इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है, परंतु जो बॉन्ड की मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है पूरी तरह से। वो तो पहले ही जो दिया पैसा वही उतना मिलेगा, वही मिलेगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो इसमें कमर्शियल, आपने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा आपको कमर्शियल ही लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, आपको जो ऐसा है कि निवेश तो रेसिडेंशियल हाउस में ही करना है। अच्छा, कमर्शियल भी बेच रहे हैं? तो कमर्शियल भी बेच रहे, कमर्शियल में निवेश करेंगे तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ओके। पर जो रेसिडेंशियल बेचते हैं तो आपको सिर्फ कैपिटल गेन निवेश करना है, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो सेल कंसिडरेशन है वो निवेश करना है। एक जो रेसिडेंशियल हाउस बेचने पे एग्जम्पशन है वो 54 का है, कमर्शियल या लैंड बेचने पे जो एग्जम्पशन है वो 54F का है, और जो बॉन्ड में निवेश करना है 6 महीने के भीतर वो 54EC है, जिसमें आप साल का 50 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने एक बड़ा घर बेचा, और क्या उस से जो भी कैपिटल गेन आ रहा है उसको 2 छोटे घरों में निवेश किया जा सकता है? नहीं, ऐसा है कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आपको एक घर खरीदना है, और वो एक घर भी सिर्फ इंडिया में ही खरीदना है, बाहर कहीं जब खरीदेंगे नहीं, इंडिया में ही। अगर मैंने तो एक घर बेचा, उसमें मेरा कैपिटल गेन आ रहा है, समझिए आप 1 करोड़ रुपए का, और उस 1 करोड़ रुपए से मैं क्या 2 छोटी जगह पे 2 घर खरीद सकता हूँ? ऐसे अनुराग जी, नॉर्मली आप एक घर बेच के या एक से ज़्यादा घर बेच के एक घर में निवेश कर सकते हैं, पर एक घर बेच के एक से ज़्यादा घर में निवेश करके एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। परंतु वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आप एक बड़ा घर बेच के 2 कैपिटल गेन 2 छोटे घरों में निवेश कर सकते हैं, और सेक्शन 54 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और इसी में आपने कहा 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, अगर वो जो मेरा घर है उसको मैं अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो उस पर कैसे टैक्स के नियम बदल जाएंगे? नहीं, मैंने जैसे बताया ना, वो अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे तो वो तो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। हाँ। परंतु अगर आप कोई प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो, और वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर आप किराए पे लिए है तो आप उसका रेंट का पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर उस घर को उस ऑफिस ही मान कहते हैं अपन, वो खरीदने के लिए अगर कोई लोन वगैरह लिया है आपने, तो उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करेंगे वो इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बाकी जैसे आप जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या लेट आउट प्रॉपर्टी है वो उसमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट का क्लेम नहीं मिलता। परंतु अगर आप कमर्शियल के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब आपके जैसे आप बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं, तो वहां पे आप खर्चों में पूरा का पूरा अपने बिजनेस साइड में एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। और अब इसकी बात करें आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी, तो अब इंटरेस्ट तो 2 लाख तक ही कर सकते हैं, और वो भी पुराने टैक्स रिजीम में। देखिए, अभी मैं थोड़ा इसको क्वेरी को एक्सपेंड करता हूँ कि जो पैसा बोरो करते हैं उस पर आपको 2 टाइप के डिडक्शन मिलते हैं। एक तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं उसका सेक्शन 80C का 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन है, वो बाकी दूसरी बहुत सारी आइटम है, LIC है, बच्चों की भी, उनके सबके साथ में है। तो और वो सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो डिडक्शन मिलता है वो ब्याज का डिडक्शन मिलता है। तो पहले देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको क्या डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख रुपया, कितना भी इंटरेस्ट आप 2 लाख से ज़्यादा हो तो 2 लाख, और 2 लाख से कम हो तो जितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वो क्लेम मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, किराए पे दी हुई है, तो उस केस में आपको जितना रेंट आया उसमें से 30% का आपको डिडक्शन मिलता है। उसके सामने आप जितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वो पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। परंतु जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो लॉस आता है
वो लॉस सिर्फ आप 2 लाख रुपए तक ही दूसरी इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लॉस होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले 8 साल, और वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने एडजस्ट होगा। ये तो हो गया ओल्ड टैक्स रेजिम में। अगर न्यू टैक्स रेजिम में, चूंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कोई भी लॉस होता है तो वो दूसरी इनकम के सामने एडजस्ट करने का प्रावधान नहीं है। तो उस परिस्थिति में अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे के रखी है तो जितना रेंट आया है उसमें से 30% डिडक्शन के बाद में 70% जितना रेंट है वहाँ तक आप जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकते हैं। उसके ऊपर का क्लेम नहीं कर सकते और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे मैंने एक घर खरीदा, उसको मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, किराए पे दे दिया, और उस घर का अगर लोन जो मुझे मासिक किराया आ रहा है, आप मानिए पूरे साल का किराया आ रहा है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का मात्र 1,40,000 ही मैं क्लेम कर सकता हूँ। बराबर है, क्योंकि 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपए में से 30% 60,000 तो आपका डिडक्शन हो जाएगा, तो आपका टैक्सेबल रेंट बचा आपका 1,40,000। हाँ। तो एक जितना टैक्सेबल रेंट है उतना ही आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट आपका लैप्स हो गया। अच्छा, न्यू टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में मैंने जैसे बताया कि आप पूरा क्लेम कर सकते हैं, परंतु 2 लाख रुपए तक का ही लॉस आप सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, और जो नहीं एडजस्ट हुआ वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले 8 साल तक, और वो भी आपको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर पॉजिटिव हुई तो क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो वो भी लैप्स हो जाएगा 8 साल में। नहीं तो इसमें बहुत से लोग फिर न्यू टैक्स रेजिम में एक लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई कि पेरेंट्स अगर साथ में रहते हैं तो आपने किराया आपके नाम का घर है और पेरेंट्स आपको किराया दे रहे हैं, और जितना वो किराया दे रहे हैं उसका 70% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, परंतु ऐसा है कि उसमें आपके पेरेंट्स को भी कोई टैक्स बेनिफिट होता हो तो फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं ना, क्योंकि उधर पेरेंट्स की वाइट की जो कैपिटल है वो टूट जाएगी। नहीं, पेरेंट्स के पास कैपिटल है, वो हर साल अगर गिफ्ट देके करना चाहते हैं तो उनके पास ये स्ट्रेटजी अपनाई जा कर सकते हैं। मतलब आप पेरेंट्स से रेंट ले लो न्यू, और फिर अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हो तो भी 80-90% तो अब लोग न्यू टैक्स रेजिम में आ गए हैं। तो ये एक तरह से जो आजकल की नई जनरेशन की भाषा में कि ये हैक कह सकते हैं इसको। ये किया जा सकता है, और ये एकदम लेजिटिमेट है। मतलब कायदे की 4 दीवारी के अंदर है, उसमें कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। और इसमें भी क्या जो ऊपर की जो लिमिट है वो 2 लाख की है, या फिर मैं अगर पेरेंट्स से मैंने 10 लाख का रेंट लिया तो 70% के हिसाब से 7 लाख का डिडक्शन मिलेगा? यस, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए की लिमिट है कि 2 लाख रुपए तक ही ओल्ड टैक्स रेजिम में आप क्लेम कर सकते हो। लेट आउट प्रॉपर्टी में मैंने जैसे बताया ना कि ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। 10 लाख का रेंट है तो आप 7 लाख रुपए तक का तो जैसे न्यू टैक्स रेजिम में कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा है तो बाकी का 2 लाख का लॉस उधर रेगुलर इनकम के सामने सेट ऑफ करो और बाकी का कैरी फॉरवर्ड कर दो। बिल्कुल। तो ये किराए पे दी गई प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट कह सकते हैं। हाँ, इसमें अगर जब हम बात ही कर रहे हैं तो आजकल टीडीएस के नियम भी बदले हैं इस वित्त वर्ष के अंदर, तो हाउस प्रॉपर्टी में रेंट और प्रॉपर्टी बिक्री में टीडीएस के अब नए नियम क्या है? देखिए, ऐसा है कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी दी है, जो बिजनेस कर रहा है और इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या प्रोफेशनल है और 50 लाख से ज़्यादा है, तो अगर महीने की 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट है, बिजनेस वालों का कह रहा हूँ मैं, तो आपको 10% के हिसाब से टैक्स काटना पड़ेगा। परंतु अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने ही अपने रहने के लिए मकान किराए पे लिया है, बरोबर है, और उसका किराया महीने का 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको 2% के हिसाब से उस पर जो रेंट देते हैं
उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यह तो टीडीएस के प्रोविजन हो गए रेंट के बारे में। जब प्रॉपर्टी आप बेचते हैं और अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 एग्रीमेंट वैल्यू या स्टैम्प वैल्यू दोनों में से कोई भी एक अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो बायर है वो आपको जो पेमेंट करेगा उसमें से 1% का टीडीएस काट देगा और बाकी का जो पैसा 99% आपको पेमेंट करेगा और 1% का क्रेडिट जो सेलर है वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ले पाएगा। बिल्कुल। कुछ सवाल मेरे पास आए हमारे दर्शकों के। सवाल एक है अंकित का। अंकित कहते हैं कि मेरी माँ ने जून 2024 में एक रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा है जिसे उन्होंने वित्त वर्ष 2007-8 में खरीदा था। वह एक अधूरा डुप्लेक्स है जिसका अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, की योजना बना रही है। तो इस पर किस तरह से टैक्सेशन होगा, उनकी माँ को कितना टैक्स भरना पड़ेगा? देखिए ऐसा है अनुराग जी कि ये जो दोनों प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद बेच रहे हैं। तो अगर ये जैसे ऑब्वियसली अगर 2023 के पहले खरीदी है तो ही लॉन्ग टर्म होगा। हाँ। तो ऑप्शन है आपका। और ऐसा प्रिज्यूम करता हूँ कि वो रेसिडेंट है, मतलब इंडिया के टैक्स पर्पज के लिए इंडिया के रेसिडेंट है। तो आपको 12.5% बिना इंडेक्सेशन के या 20% विथ इंडेक्सेशन के टैक्स भरना पड़ेगा, दोनों पे जो प्रॉफिट होगा उस पर। बिल्कुल। अगला सवाल हमें भेजा है कलोल ने। कलोल पूछ रहे हैं कि हमने एक प्लॉट बेचा और मार्च 2025 में 2 चेक मिले जो मार्च 2025 में बैंक में क्लियर हो गए। फिर हमें अप्रैल 2025 में 2 और चेक मिले और 15 अप्रैल 2025 को रजिस्ट्री हुई। तो इस बिक्री को किस वित्त वर्ष में कैपिटल गेन में माना जाएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस बारे में। हाँ, तो अनुराग जी ऐसा है, रजिस्ट्री कब हुई? तो देखिए ऐसा है कि चेक का तारीख तो एक बिल्कुल इरेलेवेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, सेल कर दिया और उसको बोला भैया मेरे को 2 साल बाद में पैसा कर देना, तो भी आपका टैक्स लायबिलिटी तो बनता है। अब ये ऐसा है चेक कभी आया वो इरेलेवेंट है। जो रजिस्ट्रेशन जो होता है प्रॉपर्टी का वो जो है वो दैट रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब आपने जो एग्रीमेंट है वो कौन सी तारीख को एग्जीक्यूट किया। नॉर्मली यहाँ पे अपने यहाँ पे सेम डे या 2-4 दिन में आगे पीछे ही रजिस्ट्रेशन होता है। परंतु अगर एग्रीमेंट मार्च में किया है और रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हो रहा है तो वो 24-25 में टैक्सेबल होगा। परंतु भले ही पेमेंट आ गया है आपका 24-25 में, परंतु एग्रीमेंट एग्जीक्यूट भी अप्रैल में हुआ, रजिस्ट्रेशन भी अप्रैल में हुआ है, तो वो जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ओके। एक और सवाल हमें भेजा है। बता रहे हैं कि मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं, मुझे हाउस रेंट अलाउंस एचआरए नहीं मिलता है, मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्या मैं जो किराया दे रहा हूं उस पर कोई टैक्स में छूट ले सकता हूं? ये प्रश्न अपना जो डिस्कशन हुआ उसमें आज जाना चाहिए था। हाँ। तो ऐसा है कि जो नॉर्मली जो सैलरीड लोग हैं वो तो अपना एम्प्लॉयर से अगर उनको एचआरए मिलता है और अगर ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो एचआरए का जो टैक्स बेनिफिट है वो मिलता है। मतलब अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं और रेंट का जो आपकी 10% की सैलरी से कितना ऊपर है, एक तो वो हो गया, एक एक्चुअल एचआरए कितना आया है, और तीसरा अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो सैलरी का 50% बेसिक सैलरी का, नहीं तो 40%, इन 3 में से जो भी कम होता है वो आपका एचआरए का एग्जम्पशन हो गया। तो ये तो बात हो गई जो सैलरीड है और जिनको एचआरए मिलता है। अब जैसे जो प्रश्न पूछा है वो तो रिटायर्ड है, उनको कोई एचआरए वगैरह नहीं मिलता है। तो जिनको एचआरए नहीं मिलता है, भले वो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या और इवन रिटायर्ड है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने अगर रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो साल का महीने का 50,000 रुपया, मतलब मंथली कैलकुलेट होगा, 5,000 रुपया महीने का, साल का 60,000 रुपया, और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% से ज़्यादा कितना रेंट पेमेंट किया है। और इसमें एक और कैप है कि आपका जो ATGG बोलते हैं ये डिडक्शन का रेंट का, वो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये कुल मिला के ये तीनों में से जो कम है, और कोई भी स्थिति में 5,000 रुपये से महीने से ज़्यादा आपको डिडक्शन ये नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आखिर सवाल लूँगा मैं,
एक एनआरआई दर्शक ने भेजा है, मैं पिछले 20 सालों से विदेश में रह रहा हूँ, एनआरआई हूँ। मेरे पास भारत में 2 फ्लैट है, एक मेरे नाम का है, दूसरा मेरी पत्नी के नाम का है। दोनों फ्लैट किराए पर दिए हैं। हर फ्लैट से महीने का 25,000 रुपये किराया मिलता है। हमारे पास पैन भी है। क्या हर साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है? क्या यह किराया आयकर के दायरे में आता है? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि आपके पास पैन नंबर है तो ज़रूरी नहीं कि आपको आईटीआर भरना है। आपको भले आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, तो जैसे न्यू टैक्स रेजिम में तो सबके लिए 3 लाख रुपया है। ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरल कैटेगरी के लिए 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख है, और जो 80 से ऊपर है उनके लिए 5 लाख है। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम इससे ज़्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन इनकम क्राइटेरिया भी है, अगर उसमें आप कवर होते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। जैसे आप बिजली का 2 लाख से ज़्यादा कुछ भुगतान कर रहे हैं, आप फॉरेन ट्रैवल का 1 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है, अगर आपके पास कोई फॉरेन की असेट है, या आपने स्पेसिफाइड अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जमा किया है, उससे ज़्यादा जमा किया है, तो भले ही आपकी इनकम निल है फिर भी आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अभी इनका जो रेंट है, अगर वो जैसे हस्बैंड वाइफ का अगर दोनों का खुद का ही प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों ने खुद ने कंट्रीब्यूट करके अगर किया है तो टैक्सेबल लिमिट में नहीं आता है। परंतु अगर हस्बैंड ने ही पैसा लगा वाइफ के नाम से लिया है तो वो इनकम हस्बैंड के हाथों में टैक्सेबल होगी, और उस केस में ये उनकी टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। पर एक बात मैं बता दूं कि ये चूँकि ये नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करने के पहले, कोई भी पेमेंट आप नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो तो उसको जो पेमेंट करते हो उसके इनकम पे आपको टैक्स काटना पड़ेगा। मतलब जो किराएदार है उसको, इनको जो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं उस पर टीडीएस काटना ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे रेसिडेंट के लिए तो 50,000 का लिमिट है महीने का रेंट का, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप अगर 10 रुपया भी पेमेंट करते हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर आपने अपने किराएदार को नहीं बताया कि आप नॉन रेसिडेंट है तो उनको बता दीजिए, तो आप लीगली कंप्लेंट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वक्त की कमी है बलवंत जी, सवाल तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आज आपने काफ़ी बारीकी से जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे जुड़ी हुई जो टैक्सेशन को हमारे दर्शकों के लिए बताया, तमाम सवालों के जवाब दिए, और जो बारीक बातें हैं जो लोगों को जानने की ज़रूरत होती है, और हर किसी के मन में सवाल भी होता है क्योंकि प्रॉपर्टी जो है आपके दिल से जुड़ी हुई होती है। आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, फिर अपना घर खरीदते हैं, फिर एक नया घर खरीदते हैं पुराने घर को बेच के, तो किस तरह से उस पर टैक्सेशन लगता है। तो तमाम सवालों के जवाब आज हमें दिए बलवंत जैन ने। तो आज के टैक्स मंत्रा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।